Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sarvasim with another lecture. Today's topic for discussion is past paper. This is paper May June 2023 P1 variant 2. ओके सो हमारे पास इस पेपर को सॉल्व करने के लिए 1 आवर होता है और इस पेपर में 24 मार्क्स होते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके। ओके लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। Okay, question number one is in an experiment, the ball is rolled down a curved track that is about half a meter long. Which instrument device is used to measure the length accurately? देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई एक ट्रैक है जो कि कर्व है, कर्व ट्रैक के ऊपर एक बॉल को रोल कर रहे हैं और ट्रैक की लेंथ जो है वो 0.5 मीटर गिवन है। तो अब ये कह रहा है भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बेस्ट यानी कि बहुत एक्यूरेटली आपकी लेंथ को मेजर करेगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो है मीटर रूल, फर्स्ट ऑप्शन मीटर। देखिए मीटर रूल जो है हम मालूम कब यूज़ करते हैं, जब हमेशा कोई भी लेंथ बिल्कुल स्ट्रेट हो, स्ट्रेट लेंथ होगी तब हम मीटर रूल यूज़ करते हैं। कर्व के लिए हम मीटर रूल नहीं यूज़ करेंगे टू 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 कैलकुलेट एक्यूरेट रीडिंग। अच्छा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं तो माइक्रोमीटर भी रॉन्ग हो गया, मीटर रूल को भी हम यूज़ नहीं करेंगे। ओके स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए। नाउ टेप मेजर, जितने भी कर्व ऑब्जेक्ट होते हैं कर्व उनके लिए हम हमेशा टेप मेजर यूज़ करते हैं तो टेप मेजर इज़ द बेस्ट आंसर, तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू, विच रो डिस्क्राइब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड स्पीड। तो हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए ए बी सी डी है, उसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन बेसिकली क्या चीज़ होती है, स्केलर और वेक्टर, तो हमें मालूम है एक्सेलरेशन वेक्टर होती है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होती है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर ऑप्शन डी देखते हैं तो ऑप्शन डी में हमारे पास सारे ऑप्शन है। एक्सेलरेशन जो हमारे पास वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, डिस्टेंस स्केलर है एंड स्पीड स्केलर है, तो हमारे पास ऑप्शन डी आंसर हो गया। नाउ व्हाट इज़ द साइज ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज शोन। अब हम पर दो फोर्सेज दी हुई, हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। तो देखिए हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। ओके ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इसको हेड टू टेल रूल पर आ गए और ये लेंथ हमने मालूम करनी है विच इज़ रिजल्टेंट, तो हमने ये लेंथ हमने फाइंड करनी है। ओके तो रिजल्टेंट के लिए अगर हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का हमेशा फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर यानी कि पाइथागोरस की थ्योरम यूज़ करते हैं प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम देखते हैं यहाँ पर तो फोर दिस लेंथ इज़ 3 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो हमारे पास आ जाएगा 25। हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन चेक करते हैं, आंसर सी, आंसर सी इज़ राइट आंसर। ओके ऑप्शन सी जो था हमारे पास 5 न्यूटन आ रहा है। देख लीजिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल थी इसलिए जस्ट हमने वैल्यूज अप्लाई किए हैं, हमने स्क्वायर फाइंड किया है फिर स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्व लाइन ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ द टॉय कार। एक टॉय कार है उसकी मोशन को हमें इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है जो हमें बता रहा है। नाउ द स्ट्रेट लाइन इज द टेंजेंट टू द कर्व एट 10 सेकेंड। अच्छा जी 10 सेकेंड के ऊपर इसने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, दिस इज़ योर टेंजेंट लाइन। ठीक है और अब क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द टॉय कार एट 10 सेकेंड। देखिए हमेशा याद रखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है और स्पीड निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ता है, ग्रेडियंट को फाइंड करना पड़ता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम जो भी ग्रेडियंट निकालेंगे आप वो स्पीड को डिस्क्राइब करेगा। तो हमने क्या करना है, अब इस लाइन के ऊपर हमने ग्रेडियंट फाइंड कर लेना। तो हम एक काम करते हैं जल्दी से, हमें 10 सेकंड पर इस 10 सेकंड के ऊपर पूछा है बताइए कि स्पीड क्या थी। तो टेंजेंट के कोई से भी दो, जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है इसके कोई से भी दो पॉइंट्स को हम देख लेंगे। तो देखिए हम अगर ये वाले पॉइंट को लेते हैं दिस पॉइंट, तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 3 है। और अगर मैं इस पॉइंट को देखूँ जो इजी टू रीड है तो मेरे पास क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पर x इज़ 20 एंड y इज़ 9। सही है जी। देखिए x जो है ये मेरे पास ये आ रहा है 20 पे x आ रहा है और y जो है बेसिकली ये क्या है 9 पर आ रहा है, राइट दिस इज़ 9। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगाते हैं। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1
तो हम m इज इक्वल टू हो जाएगा y2 मेरे पास क्या है 9 माइनस 3 अपॉन x2 इज 20 माइनस 0। अब मैं अगर ये फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ इधर, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 0 है यहाँ पर। तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ जाएगा आई थिंक 6, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मेरे पास 20। जब इसे मैं फर्दर डिवाइड करूँगा तो ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा ये आ जाएगी मैं वैल्यू, और 10 3 ओवर 10 आ रहा है यहाँ पर। जब मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो 0.3 मेरे पास आ जाएगा आंसर। तो मैं देखता हूँ 0.3 मेरे पास कोई वैल्यू दी हुई है। यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। देखिए जस्ट हमने क्या किया, हमने इस जो टेंजेंट लाइन थी इसके कोई से भी दो ऐसे पॉइंट जो इजी टू रीड है आपके पास, आपने दो पॉइंट पिक किए, पिक को आपने ग्रेडियंट के फॉर्मूले में पुट किया, और जब भी ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो याद रखिए उस ग्राफ के आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और ग्राफ बेसिकली डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इट मीन्स वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द डायग्राम शोज 4 बैलेंसेज W, X, Y and Z. Now we have 4 balances W, X, Y and Z. Question is the scales of all the balances are calibrated on the earth to measure mass. ठीक है जी। अब ये सारे अर्थ पे कैलिब्रेटेड है सारे स्केल, और क्या मेजर करें, मास को मेजर करने के लिए। विच balances also measure mass accurately when used on the moon. अब बोल रहे बताइए y, x, z और w जो है, इसमें से वो कौन से बैलेंस है जिनको अगर मून पे जाके हम मास कैलकुलेट करें तो एक्यूरेटली कैलकुलेट करेंगे। याद है कि मास जो है हर जगह इक्वल होता है, बट देखिए बात ये है कि मास अगर मैं यहाँ पर देखिए, अब इन तमाम बैलेंसेस को जो है ना कैलिब्रेट जो किया है वो बेसिकली देखते हैं हम किस चीज़ से किया है। देखिए ये आपके पास क्या है, स्प्रिंग बैलेंस है, इसको वेट के ज़रिए कैलिब्रेट किया गया डब्ल्यू के ज़रिए। ये भी आपके पास पैन बैलेंस है, ये भी वेट से कैलिब्रेट हुआ होगा। और हमने मास फाइंड करना है ना, और कहाँ जाना है, मून पे फाइंड करना है, तो मून पे वेट जो है वेरी कर रहा होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमें एक्यूरेट रीडिंग नहीं देंगे कि वहाँ पर जो है वो वेट डिफरेंस आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं मास, और मास को किससे कैलिब्रेट किया। देखिए ये इसमें देखते हैं, अगर हम लीवर आर्म बैलेंस जो है उसमें देखिए हमने एक यहाँ पर मास है और एक यहाँ पर मास है ना, दो मासेस है, तो दोनों मास से मास को कैलिब्रेट किया है। और अगर हम यहाँ देखते हैं टू पैन बैलेंस में, तो यहाँ पर भी देखिए मास को मास से कैलकुलेट किया है। वो बैलेंसेस जिनको मास और मास से कैलकुलेट किया गया है, तो याद रखिए वो हमेशा राइट रीडिंग देंगे किसी भी जगह लेके चले जाए, क्योंकि उनको वहाँ पर भी वही दो मास यूज़ करेंगे हम। लेकिन यहाँ जो है ग्रेविटी यूज़ की जा रही है, तो ग्रेविटी तो वेरी कर रही होगी ना एक्स वाई और एक्स में डब्ल्यू में, तो ग्रेविटी चेंज हो रही होगी, इसलिए हमारे मास पर इफेक्ट आएगा। बट मास को जब मास से हम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन होना चाहिए वो वाई और जेड, दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हमें पास बिल्कुल करेक्ट रीडिंग देंगे चाहे हम कहीं भी चले जाएं। तो इट मीन्स हमारे पास ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ठीक है जी, आई होप आप लोग को बात समझ आ गई होगी कि हमने यहाँ पर इसको क्यों पिक किया है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अ स्पेस क्राफ्ट कैरीज अ प्रोब टू मास where the gravitational field strength is 3.7 न्यूटन पर केजी। अब ये सिंपल कह रहा है कि भाई एक स्पेस क्राफ्ट के ऊपर कोई भी एक प्रॉब है जिसको क्या है मास के ऊपर हम उसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं, और क्या है जी ये मास, और वो जो मार्स के ऊपर जो ग्रेविटी दी हुई है वो दी हुई है 3.7 न्यूटन पर केजी। द वेट ऑफ द प्रॉब ऑन मास इज दिस, मास इज वेट इज़ गिवन कि उस प्लैनेट पर जो हमने वेट फाइंड किया है इस ग्रेविटी को यूज़ करके, यानी मार्स के ऊपर, तो उसका वेट गिवन है मुझे डब्ल्यू, ये रहा वेट इसका। अब क्या बोलता है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द अर्थ इज दिस। अब अर्थ के ऊपर ग्रेविटी मुझे गिवन है 9.8। व्हाट आर द मास एंड द वेट ऑफ द प्रॉब ऑन अर्थ। पूछा बताइए अर्थ के ऊपर मास और वेट क्या होंगे। तो देखिए मास तो हर जगह अनचेंज होता है ना, तो हम पहले एक काम करते हैं मास फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो प्लैनेट मार्स के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं W इज इक्वल्स टू mg। ओके जी, तो W इज़ 370, m इज़ 3.7 इंटू जी हमने ऐसे रख दिया।
तो 370 डिवाइडेड बाय 3.7 इज इक्वल्स टू जी। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ से ख़त्म करते हैं हम यहाँ पर, तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर हम 0 लगा देंगे, 37 कैंसिल करेंगे, 37 वन ज़ा, और जी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 100। ठीक है, तो 100 kg जो है वो उस प्रॉप का मास है। तो हमारे पास ऑप्शन सी और डी तो कैंसिल हो गए क्योंकि इसमें मास 100 नहीं है। अब ए और बी में से कोई एक हो सकता है। अब हम देखते हैं कि यही वाला मास जो है वो अर्थ के ऊपर क्या काम करता है। अर्थ के ऊपर हम वेट निकाल लेते हैं इस प्रॉप का। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू सेम फार्मूला एम जी, एम इज़ 100 एंड जी इज़ 9.8, और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 980 न्यूटन। अब हम चेक करते हैं कि 980 न्यूटन कहीं दिया। यस, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है जी, समझ आ गई होगी बात आप लोग को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जल्दी से। अ स्टूडेंट डिटरमिन्स द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, विच इक्विपमेंट डज द स्टूडेंट यूज़। अब उसने डेंसिटी निकालनी है किसकी, लिक्विड की। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हम दिमाग में ले आते हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है जी। अब क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमने क्या यूज़ करना पड़ेगा, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा। हमने मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी, पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2, मास मालूम करने के लिए हमने बैलेंस यूज़ करना पड़ेगा, कोई सा भी बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं कि बैलेंस कहाँ पर है और सिलेंडर कहाँ पर है। तो हम जल्दी से, सॉरी इसको ज़्यादा मैं कर लूँ, बैलेंस जो है, तो हमारे पास ऑप्शन ए बैलेंस एंड रूलर, नहीं जी ये रूलर की तो कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेंस एंड मेजरिंग सिलेंडर, यस ये बात बिल्कुल सही है। बाकी तो बीकर एंड मेजरिंग सिलेंडर, नहीं जी बीकर क्या काम करेगा, कुछ नहीं करेगा। रूलर एंड बीकर, नहीं जी ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ठीक है जी। नाउ थर्ड इज न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्क्राइब अ पेयर ऑफ फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ मैं। न्यूटन थर्ड लॉ डिस्क्राइब द पेयर ऑफ फोर्सेज, ओके, विच रो shows whether the two forces are of the same type and the whether they act on the same object। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ये क्या कहता है कि एक्शन और रिएक्शन सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बट ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। देखिए ये तो हमने नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम ये पढ़ते हैं, बट इसमें याद रखिएगा कि टाइप ऑफ फोर्स जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट जिन पे वो एक्ट कर रही होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए अगर हम किसी बॉल को, एक वॉल है और एक बॉल को इसके ऊपर मैं हिट कराता हूँ, सपोज़ ये बॉल है, ठीक है जी। जब बॉल को मैं इसके ऊपर हिट करूँगा तो देखिए एक बॉल जो है फोर्स लगाएगी किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, राइट। तो फोर्स जो लगेगी वो बॉल से जो लगेगी वो एक्शन होगा। ये फोर्स बॉल लगाएगी इसके ऊपर, और फिर बॉल के ऊपर एक फोर्स लगाएगी जो इसके रिएक्शन होगा। ठीक है, ये वॉल लगाई फोर्स, तो और ये दोनों फोर्सेस तो सेम होंगे ना। जो बॉल जिस टाइप की फोर्स लगाएगी, जो फोर्स की नेचर होगी वही फोर्स की नेचर जो होगी वॉल की भी होगी। तो याद रखिए फोर्सेस जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट जिन पे लग रही होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि भाई ऑप्शन के टाइप ऑफ फोर्सेस इन द पेयर, तो टाइप ऑफ फोर्सेस सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या, या तो ए और बी तो कैंसिल हो गए, या सी होगा या डी होगा। अब हमने देखना है द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे एक्ट। तो देखिए याद कि ये फोर्सेस दोनों एक ही पे नहीं, बॉल, देखिए फोर्स बॉल ही, अगर बॉल फोर्स लगाएगी तो बॉल ही रिएक्शन भी नहीं करेगी, एक्शन बॉल की तरफ से होगा, रिएक्शन वॉल की तरफ से होगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पे जल्दी से चलते हैं। द स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ कार इज़ द सम ऑफ द थिंकिंग डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। विच फैक्टर इफेक्ट्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस। हमें सिंपल बोल रहा है कि भाई आप वो फैक्टर बता दीजिए ब्रेकिंग डिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं। ओके, अब देखिए इसमें टिक क्या क्या है, इफेक्ट के लिए टिक किया गया है और डज नॉट इफेक्ट के लिए क्रॉस कर दिया गया है। तो हम देखते हैं जल्दी से। स्पीड ऑफ द कार, बताइए स्पीड ऑफ द कार ब्रेकिंग डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट करती है? बिल्कुल करती है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा।
स्पीड कम होगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस स्पीड कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट करता है, सही है। अच्छा, इसके बाद है टायर और टायर्डनेस ऑफ ड्राइवर। ड्राइवर के टायर्डनेस, अगर ड्राइवर थका हुआ है तो क्या उससे ब्रेकिंग डिस्टेंस में कोई फ़र्क आएगा? नहीं जी, ब्रेकिंग डिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसने ब्रेक लगा दिया, थका हुआ है, कुछ भी है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है जी। इसके बाद क्या कहता है, कंडीशन ऑफ रोड। हाँ, रोड की कंडीशन पर ज़रूर इफेक्ट पड़ता है। अगर रोड वेट होगी तो जाहिर सी बात है ब्रेकिंग डिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर रोड में फ्रिक्शन कम होगी तो ज़्यादा होगी तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास यस, एक तो सी को अगर हम देखते हैं तो सी में स्पीड ऑफ द कार टेक है, टायर्डनेस क्रॉस है, और कंडीशन ऑफ रोड ये भी टेक है। इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सी इज़ राइट ऑप्शन, ठीक है। अगर कोई थका हुआ है या किसी अगर उसने ब्रेक लगा दिया है तो उसके थकने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक। तो नेक्स्ट पर आते हैं, द लोड एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ स्प्रिंग इज शोन। हमें एक स्प्रिंग दिया हुआ है, इसमें लोड और एक्सटेंशन ग्राफ गिवन है। विच पॉइंट इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कौन सा पॉइंट अच्छा जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है फॉर द स्प्रिंग, एंड व्हाट इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इक्वल टू। हमने बताना है स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बराबर होगा। तो देखिए, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जहाँ से स्ट्रेट लाइन कर्व में स्टार्ट हो जाती है तो वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है, ठीक है। जब भी लाइन स्ट्रेट लाइन कर्व में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, समझिए वो पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो Q इज़ द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो हमारे पास C और D तो कैंसिल हो गए। नाउ अब हमने क्या देखना है, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो देखिए, जहाँ तक लाइन स्ट्रेट है बेसिकली वहीं तक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, जो सेम होगा, ग्रेडियंट इक्वल होगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपका P से लेकर Q तक का है। तो अगर हम ग्रेडियंट ऑफ P टू Q निकाल लें, जो हमारे पास किसको बताएगा, वो स्प्रिंग कांस्टेंट को बताएगा। तो हम देखते हैं P और Q में, द ग्रेडियंट ऑफ P और Q एंड ग्रेडियंट ऑफ P, Q और R। Q और R तो नहीं होगा, ग्रेडियंट ऑफ P और Q होगा, ठीक है जी। दिस क्वेश्चन इज डन। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज, अ यूनिफॉर्म बीम इज पिवटेड एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है जी। द ऑब्जेक्ट वेइंग 40 न्यूटन is placed on the beam 20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द पिवट एज शोन। अब एक पिवट यहाँ पर बना दिया इसने जो कि इसके बिल्कुल सेंटर में है, और 20 सेंटीमीटर अवे जो है एक वेट को रख दिया गया है जो एक डाउनवर्ड फोर्स लगा होगा। विच फोर्स ऑफ एंड पोजिशन बैलेंसेज द सिस्टम। अब बताइए कहाँ फोर्स लगाई जाए कि ये सिस्टम बैलेंस हो जाए। पहले जब वेट लगाएंगे, जाहिर सी बात है जैसे ही वेट रखेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। तो इसको हमने बैलेंस करने के लिए दो कंडीशंस, या तो मैं राइट साइड पर इसको डाउनवर्ड प्रेस करूँ, राइट साइड पर डाउनवर्ड फोर्स लगाऊंगा तब ये बैलेंस हो जाएगा। और एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं लेफ्ट साइड पे अपवर्ड फोर्स लगा दूँ, तब भी ये बैलेंस हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट पे अपवर्ड फोर्स लगाएं। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया। पहला ऑप्शन है 20 न्यूटन। अच्छा, पहले हम ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ इसका मोमेंट कितना है। देखिए 20 सेंटीमीटर पर है और ये 40 न्यूटन है। इसका मतलब 40 मल्टीप्लाई बाय 20 अगर मैं करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 800। मतलब 800 का मोमेंट इसके अंदर, न्यूटन मीटर का जो मोमेंट है इसके अंदर, वो मुझे चाहिए। चाहे मैं किसी भी तरफ से लगाऊं उसको बैलेंस करने, चाहे मैं यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स लगा दूं तब भी मुझे 800 न्यूटन मीटर का मोमेंट चाहिए, यहाँ से अपवर्ड फोर्स लगाऊँ तब भी 800 का ही चाहिए, ताकि ये बैलेंस हो सके। नाउ आगे बढ़ते हैं। कह रहे 20 न्यूटन एक्टिंग डाउनवर्ड 40 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द पिवट। देखिए क्या कह रहे हैं, पिवट से राइट साइड पर कितने डिस्टेंस पर, टू 40 सेंटीमीटर पर कितनी फोर्स लगाऊं, 20 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो ये बैलेंस हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं भाई। देखिए डाउनवर्ड फोर्स तो बोल रहा है, हाँ भाई डाउनवर्ड फोर्स तो बोल रहा है, ठीक है, बैलेंस हो सकता है इससे। अब हम चेक करते हैं कि इनका प्रोडक्ट हमें 800 न्यूटन देता है कि नहीं देता है। अगर मैं 40 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें 800 ही आएगा। इट मीन्स कि ये बात सही बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर राइट साइड में फ्रॉम द पिवट अगर मैं 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 20 न्यूटन की फोर्स लगाऊं तो मेरे पास ये कितनी 800 न्यूटन की आपके पास मोमेंट आता है। तो मेरे पास ये ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है। बाकी को भी हम देख लेते हैं। 20 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड फ्रॉम द राइट,
ऑफ द पिवट। अब कह रहा है राइट पर से अपवर्ड लगाएं। अब भाई राइट से अगर अपवर्ड लगाऊंगा तो ये तो और ज़्यादा तेज़ घूमने लग जाएगा, मतलब ये तो और ज़्यादा अनबैलेंस हो जाएगा। नाउ 50 न्यूटन एक्टिंग, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, ये तो बनता ही नहीं है इसके 500 800 के बराबर। अगेन 50 से 10 ये भी नहीं बनता है, लिहाजा ये भी कैंसिल हो गए, तो ए इज़ राइट ऑप्शन। ठीक है जी, नेक्स्ट पर चलते हैं जल्दी से। 12 वाले पर वर्कर पोल्स अ रोप with a force P through a distance D in the direction of force shown। तो मैं देखिए हमें एक बेसिकली एक वेट है, ये वेट है, इस वेट को पुल कर रहे हैं जो पुली से कनेक्टेड है, रोप से, और फोर्स ये लग रही है इस कि P फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है P, और डिस्टेंस भी मुझे दे दिया गया इस डायरेक्शन में डिस्टेंस है। दिस कॉज अ ब्लॉक ऑफ वेट W टू मूव वर्टिकली अपवर्ड थ्रू अ हाइट। देखिए अब ये इससे क्या हो रहा है, ये फोर्स लगाने की वजह से ये अपवर्ड जा रहा है। अब कह रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द वर्कर, वर्कर ने कितना वर्क किया। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, बट फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हम चेक करते हैं फोर्स और डिस्टेंस की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर अगर देखें भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स तो भैया इस डायरेक्शन में लग रही है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, और डिस्टेंस भी क्या इसी डायरेक्शन में, यस डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है। इट मीन्स अगर मैं फोर्स P को मल्टीप्लाई D से कर दूंगा तो वर्क डन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूँगा P मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल्स टू PD। चेक करते हैं कहीं PD दिया हुआ भाई क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन, तो हम देखते हैं ऑप्शन PD यानी कि B इज़ राइट आंसर। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारे पास क्वेश्चन 13। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा आज की वीडियो में कर लें, लेकिन हम इस वीडियो को हम 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, 20 एक पार्ट में और 20 दूसरी पार्ट में इंशाल्लाह ताला। बट अगेन मैं आप लोग को यही बोलूँ कि अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, और इसका आप इसको शेयर भी करिए दूसरों को, ताकि उनको भी इस वीडियो को देख कर कुछ हेल्प आउट हो सके चीज़ें। ओके नेक्स्ट इज़ 13 जो है हमारे पास कह रहा है अ बैटरी इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट टू लाइट अ लैम्प। व्हाट इज़ द एनर्जी स्टोर इन द बैटरी, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, भाई सबको मालूम है बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। हमने यहाँ पर केमिकल एनर्जी को टिक कर देना है। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, कोई दिमाग की मगजमारी नहीं करनी है। ओके व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी दोनों की क्या होती है पूछ रहा है। ए ऑप्शन दे ऑलवेज फिल देयर कंटेनर, ऐसी बात नहीं है, वो हमेशा कंटेनर को फिल नहीं करती हैं। अगर आप गैस को किसी कंटेनर में डालेंगे तो बेसिकली वो कंटेनर से बाहर भी निकल जाएगी, पर लिक्विड जो है कंटेनर में ही रहेगा, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नाउ दे आर इनकम्प्रेसिबल, इन नई गैस तो कंप्रेसिबल होती है, लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। दे कैन फ्लो, यस लिक्विड और गैस दोनों फ्लो करती हैं, तो ये तो सही होगी बात। 4 भी देख लेते हैं। दे हैव पार्टिकल इन फिक्स पोजीशन, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात कर दी कि फिक्स पोजीशन में पार्टिकल नहीं होते इनके, ठीक है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल फिक्स्ड होते हैं। ओके 15 है इन एन एक्सपेरिमेंट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इज मेजर्ड एज द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड। अब देखिए हमारे पास एक सिनेरियो दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, उसमें कुछ गैस है, गैस के अंदर पिस्टन लगा हुआ है सिलेंडर में, और पिस्टन को मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन। तो क्या करें, द वैल्यू इज़ ऑब्टेन्ड आर शोन, हमें वैल्यू दी है, प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है। तो याद रखिए प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। ठीक है, ये बात हमारे दिमाग में आ गई, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम को डिक्रीज़ होना चाहिए, और ये प्रोपोर्शन में भी होते हैं, तो इट मीन इनको बिल्कुल फिक्स प्रोपोर्शन में भी होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज रिजल्ट, हमें कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं और हमने देखना है कि क्या एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है। तो हम पहले रिजल्ट को थोड़ा सा फोकस करते हैं। देखिए जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ था ये रहा, तो इसका वॉल्यूम 20 था। ठीक है जी, मैं जस्ट इसको इग्नोर कर रहा हूँ, जो हमारे पास हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो 10 की पावर इसको इग्नोर कर रहा हूँ। हम ये सिर्फ देख रहे हैं कि 1 के ऊपर 20 था, 2 के ऊपर ये 10 हो गया, सही है भाई, हाफ हो गया। 3 के ऊपर इसे और हाफ होना चाहिए था, यानी कि 0 जाना चाहिए था, बट यहाँ 0 नहीं हुआ, तो इट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है। काम सारा इस पॉइंट पे जाके ख़राब हो गया, यहाँ तक तो ये प्रोपोर्शन में थे। अब आगे देखते ऑप्शन किया, आफ्टर द प्रेशर इज डबल गैस स्टार्ट लीकिंग इन टू द सिलेंडर।
जब प्रेशर को डबल किया गया है तो गैस सिलेंडर के अंदर लीक होने लगी, यानी कि गैस सिलेंडर के अंदर आने लग गई है। अगर इनटू द प्रेशर जा रही होगी, इनटू द सिलेंडर जा रही होगी, तो वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा। देखिए यहाँ तक तो गैस लीक हो ही नहीं रही थी, यहाँ भी लीक नहीं हुई, यहाँ भी लीक नहीं हुई, यहाँ लीक होना शुरू हुई है, लीक यहाँ हुई है, ठीक है, लीकिंग यहाँ हुई है, सही है। तो अब जब हम देखते हैं कि भाई ये 10 था पहले इसका वॉल्यूम और अब 6 हो गया, इट मीन्स सिलेंडर में से गैस बाहर चली गई है, यानी कि इनटू द नहीं है, आउट ऑफ द सिलेंडर हो गई है। तो हम अब ये ऑप्शन को तो हम कैंसिल कर देंगे कि भाई ये तो ऑप्शन गलत हो गया। आफ्टर द प्रेशर इज डबल गैस स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द सिलेंडर, यस सिलेंडर से बाहर लीक होने लग गई है। बाकी को भी देख लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट, गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है जी, टेम्परेचर कांस्टेंट। बट ये बात इससे जाहिर नहीं हो रही है, मतलब एक बात अंडरस्टूड है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा ये प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। बट अब क्या कहता है, टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीजिंग, नहीं टेम्परेचर भी इंक्रीजिंग, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास गलत हो चुके हैं, कि वो टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ हो रहा होता तो यहीं पर पता चल जाता कि ये चीज़ें दोनों जो वैल्यू आ रही थी, मतलब 20 से यहाँ तक जाने में ये जो वैल्यू आ रही थी ये भी प्रोपोर्शन नहीं होती, ये कोई भी वैल्यू एक ख़ास प्रोपोर्शन में नहीं चल रही होती। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो राइट ऑप्शन है, आंसर हो गया। ओके जी, द डायग्राम शोज एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब कह रहा है इन विच डायग्राम इज़ द थर्मल एक्सपेंशन यूज़फुल। अब देखिए देखिए जो एक्सपेंशन होती है कुछ जगहों पे यूज़फुल भी हो सकती है, कुछ जगहों पे आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है, यानी कि यूज़लेस भी हो सकती है। अब हम देखते हैं भाई कहाँ पर है। अगर कह रहा है कि एक्सपेंशन और लिक्विड इन थर्मामीटर, थर्मामीटर में जब ये मरकरी इंक्रीज़ होता है या लिक्विड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो वो हमारे लिए यूज़फुल होती है। यस बिल्कुल, हमें देखिए अगर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं होगा तो हमें टेम्परेचर नहीं पता चलेगा किसी चीज़ का, तो ये तो यूज़फुल होती है। तो ये बात तो ऑप्शन ख़त्म हो गया। वो सवाल क्या बोल रहा है कि इन विच डायग्राम थर्मल इज एक्सपेंशन इज़ यूज़फुल। तो हमने हाँ सॉरी ये इसमें यूज़फुल है, सॉरी हम इसे कट नहीं करेंगे। यस ये तो यूज़फुल है, ये टिक हो गया। अब एक और जो हमारे पास सिनेरियो दिया है वो दिया हुआ है एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड और लाइट और टाइट लिड ऑन अ ग्लास कंटेनर। देखिए हम एक काम ये, जब कभी भी कंटेनर का कोई उसके लिड बहुत टाइटली होता है, टाइट किया हुआ होता है बहुत, तो उसको थोड़ा सा हम लूज़ करने के लिए क्या करते हैं, उसे हीटअप करते हैं, और जब हीट करते हैं तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है और उस लिड को इजीली हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है, खोल सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, ये भी हमारे काम की चीज़ है, हम अक्सर ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी यूज़फुल हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ अ लॉन्ग मेटल बीम सपोर्टिंग अ रूफ। अब देखिए एक रूफ के ऊपर एक बीम लगी हुई थी, देखिए ये बीम्स लगी हुई हैं जो इस रूफ को सपोर्ट कर रही होती है। अगर ये बीम एक्सपैंड होगी तो याद है कि ये रूफ कोलैप्स कर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर से पता है जब ये एक्सपैंड होगी तो ये रूफ जो है गिर जाएगी, गिरने के चांस होंगे, ठीक है इसके। तो ये वाली जो एक्सपेंशन है ये यूज़फुल नहीं है, बल्कि ये तो हार्मफुल हो जाएगी, तो ख़तरनाक होगी, नीचे जो बैठे हुए लोग हैं उन बेचारे के ऊपर जाने का सामान बन जाएगा ये। तो हमारे पास दो ऑप्शन है पी एंड क्यू जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो हम देखते हैं वेज पी एंड क्यू। सो पी एंड क्यू ओनली, यानी कि बी पार्ट, बी ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। विच स्टेटमेंट अबाउट कॉपर एक्सप्लेन्स वाई इट इज़ बेटर थर्मल कंडक्टर देन ग्लास। देखिए हमसे पूछा कि भाई गिलास के लिहाज से ये कॉपर जो होती है ये क्यों बहुत बेटर होती है थर्मल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है तो दोनों ही सॉलिड, गिलास भी सॉलिड है और मेटल यानी कॉपर वायर भी सॉलिड है, या कोई कॉपर का मेटल है वो भी, मतलब हमें दो गिलास है, एक कॉपर के गिलास है, एक भाई ये एक गिलास के गिलास से बना हुआ है, ठीक है। तो हम एक कप है, एक कॉपर का कप है, एक गिलास का कप है, तो देखिए दोनों हमारे लिए किस लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, किस में लिए बेटर थर्मल कंडक्टर होंगे। तो हम ऑप्शन 1 पढ़ते हैं, एटॉमिक वाइब्रेशन इज़ पास्ड ऑन द नेबरिंग कॉपर एट स्लोली। भाई कॉपर में क्या वाइब्रेशन स्लोली होती है? बिल्कुल नहीं, कॉपर में गिलास से ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशन होती है, ठीक है ठीक है। लेकिन चले अच्छा दोनों की वाइब्रेशन भी मान ले, दोनों की वाइब्रेशन सेम हो रही होगी, दोनों मेटल के ना, तो देखिए दोनों सेम होगी, स्लोली कहीं नहीं होगी, चलो ठीक है। फिर कह रहा है एटम्स मूव थ्रू द कॉपर
एंड पास ऑन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बात ये थी कि जब भी मूव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी तो पास करेंगी, तो भाई दोनों में मूवमेंट से दोनों में एक ही इक्वल रेट से काइनेटिक एनर्जी प्रो हो रही होगी। ठीक है, हो सकता है उसमें ज़्यादा हो रही थोड़ी सी, बट काइनेटिक एनर्जी इतना मैटर नहीं करेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी से भी हमारे पास खत्म हो गई, क्योंकि इसमें दोनों के रेट सेम होंगे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए। देयर आर डेंसिटी चेंजेस विद इन द कॉपर। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही होती। ठीक है, हमेशा ये गैसेज में लिक्विड में डेंसिटी चेंज हो रही होती है। ओके जी, देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कॉपर। देखिए कॉपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको ये परमिशन होती है कि वो पूरे के पूरे मटेरियल में कहीं भी मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो ऐसा होता है कि देखिए अब सपोज़ मेरे पास एक यहाँ पर ग्लास है पड़ा हुआ, ग्लास के एटम्स हैं, मैं यहाँ यूँ बना लेता हूँ, जैसे सपोज़ अब ये वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जब हीट यहाँ से आई है तो हीट ने नेबरिंग मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन किया शुरू, तो वाइब्रेशन शुरू हुई और एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ऐसे आगे तक चली गई। अब ये मैं कॉपर में ले लेता हूँ। अगर कॉपर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसका भी यही हाल होता कि भाई यही चल रहा होता मामला। ठीक है जी, और यहाँ भी हीट आती और हीट यही काम करती कि भाई हीट वन एंड अदर चाहती ऊपर। बट कुछ ऐसे यहाँ पर हैं, ऐसे यहाँ पर शहजादे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको ये इजाज़त है कि भाई आप एक काम करें, यहाँ से डायरेक्ट भी यहाँ जा सकते हैं जल्दी से। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से हीट को लेते हैं और फ़ौरन इधर पहुँचा देते हैं। तो रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो हो जाता है वो कॉपर में तेज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके पास ऐसे वेटर्स भी हैं जो जल्दी खाना आगे सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है ना, जैसे आप किसी जगह पे खाने का सर्व कर रहे हो और वहाँ पर वेटर ऐसे लगा दे कि वेटर को बोले भाई आपने एक वेटर से दूसरे वेटर में आपने शिफ्ट ट्रांसफ़र करना है खाना या कोई भी सर्व करनी है चीज़। तो जब और एक एक रो ऐसी बना दें जिसमें वेटर को ये अलाउ हो कि भाई कुछ वेटर डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कुछ तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करेंगे और कुछ ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्ट इजाज़त है, वो आगे जाके बिल्कुल सर्व कर सकते हैं अपनी मंजिल मकसूद पर। तो देखिए ज़्यादा अच्छा सर्विंग कहाँ पर होगा, जिनके पास ऐसे वेटर होंगे जो फ्री मूव कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं, मतलब वन एंड अदर उनके ऊपर कंडीशन नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, तो कॉपर में हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा तेज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी होती है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। नाउ 18 है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी इन अ लिक्विड बाय कन्वेक्शन। ये हमें बताना है कि कन्वेक्शन में क्या ख़ास काम हो रहा होता है लिक्विड को ट्रांसफ़र होने के लिए। तो देखिए कन्वेक्शन अगर आप दिमाग में लाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम किसी चीज़ को हीटअप जब करते हैं, सपोज़ ये लिक्विड है मेरे पास किसी चीज़ में, ये लिक्विड है, तो लिक्विड में ये लिक्विड है, ठीक है, LIQUID। तो भैया जी यहाँ से हीट ट्रांसफ़र की जा रही है, तो जब हीट दे रहे होते हैं यहाँ से, तो होता ये कि यहाँ के जो मॉलिक्यूल होता है, यहाँ का सरफेस जो होता है ये लेस डेंस हो जाता है। ठीक है, लेस डेंस हो जाता है, तो ये राइस करता है, ये राइस करता है। ठीक है, ये राइस करता है, और यहाँ से मोर डेंस वाला जो होता है, ये मोर डेंस जो है, मोर डेंस जो है ये सिंक करता है रिप्लेस करने के लिए इसको। ठीक है, मतलब डेंसिटी डिफरेंस चल रहा होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये आपके पास क्या होता है, कन्वेक्शन हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऐसा दिया हुआ है, ये जो है आ डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी कॉज द हीटेड लिक्विड टू राइज। देखिए हमने यही बात अभी बताई थी, डेंसिटी डिक्रीज और इंक्रीज का मामला चल रहा होता है। तो मुझे ऑप्शन ए ही दिख गया जो बिल्कुल सही है। हम BCD भी पढ़ लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कैन कैरी, नहीं जी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसके अंदर, तो हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की बात तो ख़त्म हो गई यहाँ पर। इसके बाद है इंफ्रारेड एडिशन, इसमें इंफ्रारेड कहाँ से आ गई बात, ये पार्टिकल लिक्विड वाइब्रेट, लिक्विड के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करते, मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है ये हमारे पास राइट ऑप्शन आ गया। जल्दी से हम 19 देखते हैं, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द इमेज फॉर्म बाय अ वर्टिकल प्लेन मिरर। देखिए हमने वर्टिकल प्लेन मिरर से देखना है। देखिए प्लेन मिरर होता है कि आप लोगों ने सबने देखा होगा, आप घर में अक्सर ड्रेसिंग टेबल्स होंगे, वहाँ पर प्लेन मिरर लगा हुआ होगा। जब आप उसमें जाकर अपने आप को देखते हैं तो आप वैसे ही नज़र आते हैं जैसे आप थे, जैसे आप बिल्कुल एक्चुअल में हैं। बट एक बड़ी ख़ास बात हो जाती है कि देखिए ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज भी अपराइट ही है, सीधा ही है, तो हमेशा वो वर्चुअल इमेज होता है, ये याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज होता है।
ऑब्जेक्ट अगर आपके पास स्ट्रेट है तो और इमेज भी आपके पास स्ट्रेट हो जाता है। और ऑब्जेक्ट आपके पास अगर स्ट्रेट है और इमेज आपके पास अपसाइड डाउन हो जाता है तो ये रियल हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। और ये मैं एक लाइन बना देता हूँ सपोज इस तरह से कि जैसे ये आपके पास हुआ और लेंस कहीं लगा हुआ होगा बीच में। अब हम लेंस की बात ही नहीं कर, मिरर की बात करें तो हम देखिए जब आप मिरर में देखते हैं तो आप अपराइट ही नज़र आते हैं, आप अपसाइड डाउन नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये इमेज तो आपके पास वर्चुअल हो गया। ठीक है, और एक और ख़ास बात ये होती है कि आप जो होते हैं आपका अपराइट चेंज हो जाता है। देखिए आप अगर मिरर में किसी को खाना खाते हुए देखेंगे ना तो लगेगा वह उल्टे हाथ से खा रहा है। अगर मिरर में किसी ऐसे क्रिकेट के किसी ऐसे बॉलर की बॉलिंग देखें जैसे वसीम अकरम की बॉलिंग देखेंगे तो लगेगा वो सीधे हाथ से बॉलिंग कर रहा है। और अगर वक्कार यूँ से देंगे लगेगा उल्टे हाथ से बॉलिंग कर रहा है। तो देखिए आपके पास क्या होता है, उसका राइट लेफ्ट जो होता है वो एक्सचेंज हो जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, पहला ऑप्शन देखते हैं रियल। नहीं जी, रियल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, रियल ये भी नहीं हो सकता। वर्चुअल स्मॉलर देन जी, नहीं जी स्मॉल भी नहीं होते हैं। तो भाई एक ही बच गया, रियल एंड अपराइट। देखिए कभी कभार अगर कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं एमसीक्यूज़ में जहाँ पर आपको आंसर में बिल्कुल श्योर नहीं होते हैं तो आप वहाँ पर क्या रिवर्स चला करो, क्या कि आप बेस्ट उन आंसर ढूंढा करो जो पॉसिबल नहीं हो। ठीक है, बेस्ट राइट पे नहीं जाओ, बेस्ट रॉन्ग आंसर पे चले जाओ। जैसे देखिए आप याद रखिएगा कभी भी प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनेगा, कभी भी नहीं बनेगा। तो देखिए रियल इमेज कट गए, रियल इमेज कट गए। ठीक है, प्लेन मिरर की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है प्लेन मिरर की, उसमें रियल इमेज नहीं बनता। अब भाई एक अब ये वर्चुअल तो आ गया, चलो यार वर्चुअल, बट मैं अगर यहाँ देखते हैं स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नहीं जी, आप अगर आप कभी अपने आप को देख रहे होते हैं प्लेन मिरर में तो आपका साइज़ छोटा तो नहीं हो जा सकता, आप तो उसी साइज़ के होते हो। तो इसलिए आपके पास बी ऑप्शन जो राइट है। लास्ट जल्दी से देखते हैं, इंशाल्लाह ताला इसको करके हम लोग वीडियो एंड करेंगे ताकि मैं आपके इसके अगले 20 जो क्वेश्चन हैं, 20 जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा। Okay, now 20 is a ray of light passes into a block of transparent material as shown। देखिए हमें एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल दे दिया गया है जिसमें रे ऑफ लाइट एंटर होती है, ये रे ऑफ लाइट आती है, ये रे ऑफ लाइट आई हिट की और ये एंटर होकर इसके अंदर चली पास होगी। ठीक है, हमें बता दिया गया कि रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से आ रही है। ठीक है, ओके क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फ़ौरन मेरे दिमाग में आएगा भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू होता है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, यही होता है हमारे पास भाई। तो अब हमारे पास हम एंगल आई और एंगल आर को ढूंढते हैं जल्दी से। अक्सर बच्चे देखिए बच्चे क्या गलती करते, कहते हैं यार सर ये तो बड़ा आसान सा मामला हो गया, साइन 35 रख दूंगा यहाँ पर, ये एंगल आई हो गया मेरे पास, और इसको यहाँ पर साइन रख कर एंगल आर की जगह मैं 60 रख दूंगा। और मेरे पास जो है मैं इसको जब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास एक आंसर आ जाएगा। बट ये बात नहीं है इसमें। देखिए ये एंगल जो है ये एंगल आई और एंगल आर नहीं दिए हुए हैं। एंगल आई और एंगल आर जो होता है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल आई। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल आर। तो मुझे यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि यहाँ पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए नॉर्मल जो आप यहाँ ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, कुछ ऐसे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, ये आपके पास नॉर्मल ड्रॉ हो गया। ठीक है जी, अब ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल आपके पास क्या होगा, आपने ये देखना है, दिस एंगल विल बी एंगल आई। तो 35 इधर है, टोटल एंगल 90 होता है, तो 90 माइनस 35 अगर मैं करूँगा यहाँ पर तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 और यहाँ रह गया 8 माइनस 3 इज़ 5। ठीक है जी, दिस इज़ 55। तो एंगल आई मेरे पास आ गया 55। इसी तरह एंगल आर भी फाइंड करूँगा तो एंगल आर मेरे पास आ जाएगा 30, जो कि 90 में से 60 को माइनस करेंगे 30 आ गया। अब मैं ये फॉर्मूले में जो करूँगा वैल्यू वो ये करूँगा कि यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करके रखूँगा। वो क्या करूँगा, एंगल आई साइन एंगल 55 डिवाइडेड बाय साइन एंगल 30। और जब मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा और मैं ये आंसर फाइंड करूँगा तो मैं भी जल्दी से कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है। तो साइन 55 मैं निकालता हूँ जल्दी से, साइन 55 इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास वैल्यू भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए जब घर पे सॉल्व कर, 0.819
डिवाइडेड बाय साइन 30 फाइंड कर लेता हूँ। तो साइन 30 इज़ 0.5, दिस इज़ 0.5 मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ। तो 0.819 डिवाइडेड बाय 0.5 व्हाट कम्स, आंसर इज़ 1.638। तो हमने चेक करना है वेयर इज़, इसका आंसर आ रहा है 1.638 विच इज़ इक्वल्स टू 1.64। तो लेट्स सी वेयर इज़ 1.64। तो 1.64 इज़ option C. So this is it for today. I think we have done question number 20. So इससे आगे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि अच्छा खासा हमने एक्सप्लेन कर दिया फ़िलहाल, ताकि आप इस वीडियो को पहले यहाँ तक देखें, अंडरस्टैंडिंग करें। फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में 20 से लेकर 40 तक अपलोड कर दूँगा। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कर दीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सून। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।